नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस नोटिफिकेशन 2024। तो फाइनली आप सभी की डिमांड पर आज मैंने ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 का ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको मैंने आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहना। देखो भाई, जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। बोर्ड पर तो आप बार बार देखते हो, लेकिन जब आप ऑफिशियली देखोगे तो और भी विश्वास हो जाएगा। पहला पद होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम बीपीएम कहते हैं। दूसरा पद, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे आप लोग एबीपीएम कहते हो। और तीसरा पद होता है डाक सेवक। समझ गए ना? तीनों ही पद के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको केवल इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट जो है उसकी लिंक ये रही, आपको मैं डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन को। इस लिंक के माध्यम से आप लोग डायरेक्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और वहीं से फॉर्म अप्लाई करोगे। कुछ बच्चे अपने दिमाग में सोच रहे होंगे, सर अभी जीडीएस की भर्ती नहीं आई, फिर पुराने इस नोटिफिकेशन को क्यों दिखा रहे हैं? मैं इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि भर्ती जल्द आने वाली है। आपको अभी से कुछ जानना जरूरी है। जानकारी का अभाव होने के कारण आप लोग बाद में एन टाइम पर गलतियां करते हो और उस गलती की वजह से आपका किसी न किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। ठीक है, तो या तो मेरी बात को मान लिया करो, और बात को नहीं मानते तो चुपचाप जो मैं कहता हूं वो सुन लिया करो। देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडो, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ जो एक्टिविटीज रही थी फॉर्म अप्लाई की, देखो 2024 में जो शेड्यूल बना था, यानी कि फॉर्म जो अप्लाई हुए थे इस वाली भर्ती के, वो 15/7/2024 से 5 अगस्त 2024 तक हुए थे। उसके बाद 3 दिन का आपको एडिट और करेक्शन के लिए ऑप्शंस दिया जाता है। मान लिया जाए कोई फॉर्म में आप गलतियां कर देते हो, उसके लिए यहाँ पर 6, 7 और 8 अगस्त तक टाइमिंग मिला था। उसके बाद सर्विस कंडीशंस एंड वेरीफाई जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस, यहाँ पर इन्होंने जो बातें कर रखी है वो रूल्स के बारे में बता रखा है, आर्टिकल 309 एंड रूल्स 2020। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो कि रूल्स जो जीडीएस के लिए बनाए हैं। साथियों, मैं बार बार आपको कहता भी रहता हूं कि ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक ये रूल्स थे, जैसा कि इन्होंने साफ साफ लिख रखा है रूल्स 3A। देखो, रूल्स 3A के जाल में जीडीएस पूरी तरीका से जकड़ चुका है। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि 65 वर्ष की एज तक वो रिटायरमेंट होगा। बाकी जो जो रूल्स 3A के अंदर उन्होंने लिए है वो सारी बातें यहाँ पर बता दी है। तो रूल्स 3A एक जीडीएस के लिए बहुत ही हानिकारक अभी तक साबित हुआ है, तो उसके लिए मैंने काफी बार चर्चा कर लिया है। तो नोटिफिकेशन में भी पहले ही ये लोग बता देते हैं कि देखो भाई, आप जीडीएस की नौकरी तो करने आ रहे हो, लेकिन रूल्स 3A पढ़कर आओ। तो जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सभी से मैं यही कहूंगा कि जीडीएस के लिए जो ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल बनाया गया है, जिसे हम रूल 3A के नाम से जानते हैं, उसको अच्छे से जान लो। जानने के लिए रूल्स 3A अभिषेक क्लासेस जीडीएस इस तरीके से यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको वहां पर मिल जाएगी वीडियो। अब देखो मेरे दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो बीपीएम होता है, इसका जॉब प्रोफाइल यानी कि क्या काम करना पड़ता है, तो यहां पर देख सकते हो कि पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफिस के अंदर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स आईपीपी में भी इसका काम यहां पर रहता है। ऑफिस वर्क ज्यादा रहता है। मार्केटिंग का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए, प्रमोशंस प्रोडक्ट्स के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर मैं समझता हूँ बीपीएम के पद पर अगर आप लोग नौकरी लग जाते हो तो आपके विभिन्न सारे काम होते हैं ऑफिस के अंदर ही। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इन कामों को निपटाएं। बाकी आपको रेजिडेंस के लिए इन्होंने बता रखा है कि रेजिडेंस के लिए आपको कुछ यहाँ पर रूम का जो है बेनिफिट्स वगैरह दिया जाता है 250 से 500 रुपए। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो जॉब प्रोफाइल है वो फील्ड वर्क है। साफ साफ मैं कह देता हूँ शब्दों में, फील्ड वर्क है। आपको डाकों की डिलीवरियां करना होता है और बीपीएम जो कहता है उसकी बात को आपको मानना पड़ता है। ठीक है, और मैं समझता हूं सेम काम डाक सेवक का है। मेल सर्विस का भी यहाँ पर डाक सेवक को काम दिया जाता है, जैसे कि हेड ऑफिस ऑफिस ऑफ रेलवेज मेल सर्विस इत्यादि आपको यहाँ पर काम करना होता है। तो आईपीपी में भी आपको कहीं ना कहीं सर्विस देना पड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी मैंने बता रखी है, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों अलाउंसेस के बारे में इन्होंने बता रखा है कि अलाउंसेस आपको किस तरीके से मिलेगा। तो सैलरी के बारे में मेरे ख्याल से इन्होंने जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो बीपीएम का जो टीआरसी है वो कितना है, लगभग शुरुआती 12,000 रुपए और मैक्सिमम 29,380 रुपए। एबीपीएम और डाक सेवक दोनों का समान टीआरसी है, मिनिमम 10,000 रुपए और मैक्सिमम 24,470 रुपए। तो टीआरसी का मतलब होता है, आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया है सैलरी स्लिप को लेकर के, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है,
एज लिमिट, एज के बारे में जो कंडीशंस रखी गई है 18 से 40 वर्ष है, ठीक है। उसके अलावा रिलैक्सेशंस एज, अपर एज लिमिट, यहाँ पर ऊपरी एज में, मैक्सिमम एज में आपको कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके से छूट दी गई है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर SC ST को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC कैटेगरी को 3 इयर्स की छूट दी गई है, मैक्सिमम आयु कितनी है 40 वर्ष। इसमें आप प्लस कर लेना, ठीक है, ये वाला प्लस कर लेना जो यहाँ पर ये छूट दी गई है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग। क्वालिफिकेशंस के बारे में साफ साफ बता रखा है कि 10th स्टैंडर्ड आपको ओनली 10th पास होना चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और 10th क्लास में वो लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। देखो जैसे कि हिंदी भाषी सर्कल है, वहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो 10th में वो हिंदी सब्जेक्ट्स आपकी पढ़ी हुई है तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना। और इस बार थोड़ा आप ठगी मत हो जाना, समझदारी से काम लेना है। कुछ बच्चों ने बिना जान पहचाने मन मर्जी से फॉर्म अप्लाई कर दिया। इस बार कुछ अलग कंडीशंस बना दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो अरुणाचल प्रदेश जो एक नॉर्थ ईस्ट डिवीजन है, नॉर्थ ईस्ट सर्किल का एक डिवीजन है, तो यहां अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है रूल्स के बारे में कि आपको वहां की लोकल थर्ड लैंग्वेज का एक जो है सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, वहां पर टोटल 23 लैंग्वेज है, उन 23 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनवाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपका होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और जो आप लैंग्वेज वहां चॉइस करते हो 23 लैंग्वेज में से, वो 23 लैंग्वेज आपने 10th में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये चीज यहां पर मेंटेन की गई है। अदर क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड आपको जो है वहां का वातावरण, गांव में जहां शहर में आप नौकरी लगोगे वहां की लैंग्वेज वगैरह। रिजर्वेशन यहाँ पर SC ST OBC PWBD कैटेगरी को EWS को दिया जाता है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बता रखा है कि आपके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य है EWS SC ST, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि 10% रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। और देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, देखो यहाँ पर मैं पहले ही कह देता हूँ, आप अगर सेंट्रल का बनाओगे तो आपका काम चलेगा, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉय के पास अपनी कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है, लेकिन हो सके तो आप सेंट्रल का बनवाए क्योंकि आपकी काम वहीं आने वाला है। बाकी कैटेगरीज ऑफ GDS BPM APPM डाक सेवक, यहाँ पर इन्होंने जो है लॉ विजन के बारे में बता रखा है, तो ये आप पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई, देखो अप्लाई करने के लिए इन्होंने बता रखा है कि आगे चल के आप जो है देखोगे उस चीज को, तो कुछ नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड, देखो यहाँ आपने 10th में कितने परसेंटेज बनाए हैं वो यहाँ पर मायने रखते हैं, ठीक है। बाकी 10th में जितना अच्छा आपका होगा उतना ही आपका सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। बाकी कोई CBSE से पास आउट है तो आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो, मान लिया जाए आपके ग्रेड फॉन्ट्स है 10, ग्रेड आपकी A1 है, तो आप 9.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये होगा, ठीक है। ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आपको मल्टीप्लाइज यहाँ पर करना है CGP स्कोर का, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारियां देख सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशंस ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जाना होता है। आपके SMS और ईमेल ID आपको मैसेज भेज दिया जाता है, इस तरीके से इन्होंने बताया है। बाकी 2 फोटो कॉपीज आपको ले जानी है और इन्होंने बता रखा है कि केवल 10 दिन का पहले समय दिया जाता है और फिर आपको नहीं पहुंचते हो 10 दिन में तो एक्स्ट्रा 5 दिन का समय के साथ आपको टोटल 15 दिन का समय दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जब आप लोग जाओगे तो इस चीज का ध्यान रखना, देखो नोटिफिकेशन में इन्होंने बता दिया है कि आपके पास मार्कशीट चाहिए 10th क्लास की, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर एक सर्टिफिकेट होता है, वो अभी मैं बताऊंगा। आप कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला लेकर जाओगे, PWD सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर कंपलसरी है। और थर्ड लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बता दिया है लोकल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करोगे तो लोकल लैंग्वेज वहां पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल 36 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको सारी जानकारी दी हुई है, ठीक है। आपके ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में
एंड दोस्तों आगे चल के यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको किस तरीके का यहाँ पर लेना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो इन्होंने वो भी बता रखा है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सब चाहिए होंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको ये करना होगा, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी के लिए क्या चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। आधार कार्ड तो है ही, उसके बाद आपके पास 10th की स्टैंडर्ड की मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी साइज 50 KB के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर जिसकी साइज 20 KB के बीच होनी चाहिए। जेपीजी और आईपीजी फॉर्मेट में ये होना चाहिए। पेमेंट ऑफ फीस, देखो यहाँ पर 100 रुपये फीस इन्होंने रखी है, लेकिन अगर आप लोग SC ST और PWD कैटेगरी से हो तो आपकी फीस इसमें नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। फीस का पेमेंट आपका इन्होंने बता रखा है कि आप लोग जो है क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी माध्यम से जो है फीस यहाँ पर डाल सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेगा, सिलेक्शन ऑफ डिविजन्स के अनुसार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, इन्होंने बता दिया है वो सब जानकारी, ठीक है। बाकी सिलेक्शन के बारे में तो क्या ही बताए, इसमें तो बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं, देखो यहाँ पर अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो पहले से ही आप लोगों से यहाँ पर भरवा लिए जाते हैं। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको वहां पर देना पड़ता है जब आप कहीं ना कहीं जॉइनिंग लेते हो, उस टाइम की बात होती है। देखो यहाँ पर इन्होंने पहले ही आपसे लिखवा लिया है कि आय, GDS की आय के अलावा अन्य आपके पास इनकम का स्रोत होना चाहिए, तो आपको यस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये अनुभव होना चाहिए कि मैं साइकिल चलाना जानता हूं, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। यहाँ पर आपके पास ये पता होना चाहिए कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, हैंड एंड डिवाइस चलाना जानते हो या नहीं जानते, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये EWS का जो है सर्टिफिकेट है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो आप लोग देख लेना, EWS कैटेगरी से हो तो आपके पास इस तरीके से अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर OBC कैटेगरी, OBC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। OBC के बाद किसको चाहिए, OBC के बाद किसको चाहिए, SC और ST को। तो SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो आप देख लेना, ठीक है। ये SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट आप जो ऊपर जाओगे तो यहाँ पर और भी जो जैसे कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो वो आपको यहाँ पर ये डालना पड़ता है। नेक्स्ट लैंग्वेज बता रखा है, देखो यहाँ पर टोटल 23 सर्किल से ये वैकेंसी आती है, तो किस सर्किल से क्या लैंग्वेज है वो यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है, तो आप लोग को देख लेना है। अगर आपकी लोकल, जैसे कि आप हो बिहार के, आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, और आप भर देते हो फॉर्म असम से, तो असम की लोकल लैंग्वेज क्या है, देख सकते हो, अश्मीज, बंगाली और बोडो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहां रिजेक्ट हो जाओगे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे हिंदी लैंग्वेज वाले बहुत सारे सर्किल है, तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने की इस बार सोच रहे हो, तो बिल्कुल इन्होंने बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में 23 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मणिपुर की लैंग्वेज मणिपुरी और इंग्लिश है। मेघालय की लैंग्वेज इन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो मेघालय की गारो खासी इस तरीके की ये लैंग्वेज है। तो नॉर्थ ईस्ट का तो मामला ही बिल्कुल हो ये है, बाकी नागालैंड वगैरह से आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। महाराष्ट्र की मराठी है, कोंकणी है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, केरला, कर्नाटक की आप देख सकते हो कन्नाडा और मलयालम है, झारखंड की हिंदी है, जम्मू कश्मीर की तो हिंदी है, उर्दू भी है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी है। तो आप देख लेना, इस तरीके से यहाँ पर ये लैंग्वेज का कुछ यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के बारे में इन्होंने बता दिया है, क्या क्या चीज आपको करेक्शन करने को मिलेगी। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाई अथॉरिटी, सिलेक्शन जो आपका होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो अथॉरिटी वेरीफाई करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स को, उसी के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी इसमें ये सारा का सारा मैंने बता दिया है। मैं अब इसको ऊपर लेता हूं और फाइनली इस वीडियो को पूरी करता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन दोस्तों अभी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। आज मैंने इसीलिए ये बताया है कि कुछ बच्चे कहते हैं, मैंने देखा है मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आप कहाँ से बताते हो, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ बताते नहीं हो, तो मैंने बता दिया, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप चाहो तो मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिल सके। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने से आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। जब भी फॉर्म निकलेगा, GDS का वैकेंसी आएगी, तुरंत आप पहले से सारी जानकारी आपके पास होगी, तो वो अड़चने नहीं आएगी, ठीक है साथियों। तो इस चीज को जरूर आप देखें, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब।